So very good evening everyone. Today we are going to learn Sahitya, that how to comprehend the passages given in the consortium, and we will also try to learn about the major focus of the roots or the center of the whole consortium, that कि पूरा का पूरा हमारा गेम क्या होता है। ठीक है, कैमरा ऑन करो सारे लोग, एंड जहाँ पे भी डाउट होगा अपने आप को अनम्यूट करो और आराम से पूछो। द मोर यू विल इंटरेक्ट, द मोर यू विल आस्क डाउट, द मोर इट बी कंफर्टेबल फॉर मी टू सॉल्व योर ऑल द कंसर्न्स, राइट। तो तुम समझो कि हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम बाद की बात है, उससे पहले तुमको एक कहानी बताता हूँ मैं। बहुत प्यारा कहानी, तुम्हें पसंद भी आएगा। तुम कहो कि भाई धागा खोल दिया इस बात को बताकर कि हम एक्चुअल में जो अपना कैरियर आजमा रहे हैं साहित्य, वी आर गोइंग टू मेक आवर कैरियर इनटू लॉ, राइट। तो हम किसकी कैरियर की बात कर रहे हैं? लॉ। ये बाकी फील्ड से डिफरेंस है, इसमें बहुत चेंजेस है, बहुत बहुत अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड, राइट। तो लॉ को कहते हैं इट्स ऑल अबाउट रीड एवरीथिंग इन एनीथिंग। लॉ को हम कहते हैं इट्स रीड एवरीथिंग इन एंड एनीथिंग, यही कानून है। और हम किस कानून की बात करते हैं? लॉ क्या है? तो लॉ इज द मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी। लॉ क्या है? समाज का दर्पण है। जैसे समाज में चीजें होती है, कानून बनाया जाता है। जैसे जैसे कानून बनता है वैसे समाज में परिवर्तन होता है। फिर जब समाज परिवर्तन लेता है तो कानून बदलता है। कैमरा ऑन कर लो भाई, नेक्स्ट हैंड ऑन, सुमेधा। तो लॉ क्या है? एक मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी है। और लॉ क्या है? रीड एवरीथिंग एंड। हम क्या करेंगे लॉ स्कूल में जाकर? हम लॉ स्कूल में जाकर क्या करेंगे? हम बहुत सारे बैरेक्ट को रीड करेंगे, हम बहुत सारे आर्टिकल्स को रीड करेंगे, हम बहुत सारे अमेंडमेंट्स को रीड करेंगे, हम बहुत सारे वहाँ केस कमेंट्री पढ़ेंगे, केस समरी पढ़ेंगे, हम कमेंट्रीज पढ़ेंगे, है ना। हम इन सारी चीज़ों को लॉ स्कूल में पढ़ने वाले हैं। प्लस अपनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ेंगे, राइट, जो हमें लॉ स्कूल में मिलेगा। हम थेसिस को पढ़ेंगे, राइट। हम फिर उसके बाद बड़े बड़े फिलोसफर्स की कहानियों को पढ़ेंगे, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, या अगर आप टैक्सेशन लॉ में हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एट द एंड हम जो क्रक्स में जो पढ़ने वाले हैं वो हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं रीडिंग ओरिएंटेड चीज। क्या हम पढ़ने वाले? रीडिंग ओरिएंटेड। और जब हम कल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वर्क करेंगे या किसी कंपनी को लेकर वर्क करेंगे, तो वहां पर भी हमको रीड करना पड़ेगा, हमें ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर हम क्या करेंगे साहित्य, वहां पर जाकर हम अपनी चीजों को लिखना सीखेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, राइट। हम इन चार चीजों को करेंगे अपने लॉ स्कूल में, और आने वाले फ्यूचर में भी हम ये सारी चीजें करेंगे। तो एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग की ही काम करने वाले हैं फ्यूचर में। तो जब कंसोर्टियम ने 2019 के बाद जो पैटर्न बदला, वो पैटर्न क्यों बदला? वो पैटर्न लॉ स्कूल को देखकर बदला कि लॉ स्कूल की जो करिकुलम है, लॉ स्कूल का जो करिकुलम है वो कैसा है? वो जनरली हमारे रीडिंग ओरिएंटेड स्टफ्स को लेकर है। कैसा है? रीडिंग ओरिएंटेड स्टफ्स को लेकर है, जो कंसोर्टियम ने चेंजेस किए। तो आप समझ में आए कि कंसोर्टियम 2019 के बाद क्यों बदला। इसलिए बदला ताकि लॉ स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज है, वो उसको चाहिए कि वो क्लैट के एस्पिरेंट में पहले से इनबिल्ट हो, पहले से वो तैयारी कर आए। तो अब सवाल ये भी है कि व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो कि स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, या फिर स्टेट बोर्ड से नहीं भी पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश पे उतना सा कमांड नहीं है। तो हम याद रखना, हम तैयारी में जितना अच्छा अपना बेसिक्स पे ध्यान देंगे, द मोर वी विल फोकस ऑन द बेसिक्स, उतना ही हमारा पेड़ अच्छा बनेगा, ट्री उतना अच्छा होगा, राइट। जितना हम ज्यादा बेसिक्स पे काम करेंगे, जितना अपने रूट्स पे काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा क्या अच्छा होगा? हमारा ट्री अच्छा बनेगा। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। बेसिक्स रूट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया बात। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि जो पूरा जो क्लैट का सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, अगर ये पूरा हमारा क्लैट है, दिस व्हाट इज दिस क्लैट, तो जो इस सर्कल का जो सेंटर है वही रीडिंग ओरिएंटेड है। द सर्किल जो सेंटर है इसका, वो क्या है? हमारा एक रीडिंग ओरिएंटेड ही गेम है। पूरा का पूरा जो सेंटर जो हमारे यहाँ से चल रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? रीडिंग ओरिएंटेड है। इट्स कंप्लीट रीडिंग ओरिएंटेड। अब जब हम रीडिंग ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वर्ड पर मिनट, WPM की भी हम बात करते हैं कि हम 1 मिनट में कितने वर्ड्स को रीड कर रहे हैं। ऑन एवरेज जो आपकी अभी जो स्पीड होगी वो 130 होगी या 90 होगा। इसको हमको 220, 230, 250, 200 को लेकर जाना होता है, 180 लेकर जाना होता है। डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि हम 1 मिनट में इतने वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, इन्फर भी कर रहे हैं। रीड करना ही सिर्फ काम नहीं है हमारा, इन्फर करना भी हमारा कहीं ना कहीं काम है। तो क्लैट कैसा एग्जाम है? एक रीडिंग ओरिएंटेड एग्जाम है। अब रीडिंग जो है ना बेटा मायरा, रीडिंग इतनी आसानी से नहीं बनती है, ये तुम्हारे डेली लाइफ का पार्ट नहीं है। अभी तक तुम्हारे डेली लाइफ का पार्ट रीडिंग नहीं है, इसको पार्ट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि तैयारी जो है
सबसे पहले पढ़ने से पहले पढ़ते कैसे हैं वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से पहले क्या सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पढ़ते कैसे हैं। तो दैट समथिंग हमारा जो मेजर पार्ट है वो हमको समझना है। तो आज से जब हम रीडिंग की जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब आज जब हम रीडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। माई स्क्रीन इज ब्लैंक, आई डोंट थिंक सो। माई स्क्रीन विजिबल है ना? ये विजिबल टू एवरीवन, राइट? जैसा सेइंग यस यस। समवन टेक्सटिंग मी, हाँ ना, दिख रहा है, दिख तो रहा है बेटा, अपना स्क्रीन चेक करो बेटा आप। ठीक। तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि जब हम पूरा का पूरा जो मेजर पोर्शन की बात कर रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं कोर इशू है रीडिंग को। अब भविष्य इतना आसान नहीं है कि तुम रीडिंग में अपनी पकड़ बना लो। अगर तुम मेरी बात आज दिसंबर के 23 दिसंबर को तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तो तुमको अपने लाइफ में रीडिंग को साहित्य ऐड करने में मिनिमम 90 डेज लग जाएंगे, मिनिमम 90 डेज। जहां पर तुमको रीड करने के बाद अच्छा फील होगा। कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा। अदरवाइज इट्स ए वेरी बोरिंग वर्क। तुमको मैं आज कह दूं कि मेरे को तुम 3 पेज रीड करके दिखाओ, या तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, या तो तुम ड्रॉपर भी हो, लास्ट तुमने क्लैट सही से नहीं किया है। अगर तुमको मैं अच्छे अच्छे एवन ऐसे के पैसे देने लगूं, जो मैं अभी नहीं दे रहा हूं आपको, तो आपको लगेगा यार ये क्या लिखा हुआ है, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड a सिंगल पार्ट ऑफ द पैसेज, दैट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पैसेज। दैट्स समथिंग द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको सीखना है। तो मतलब कि रीडिंग को ठीक करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को ठीक करने के लिए, सबसे पहले हमें पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले याद रखना, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है श्लेषा, कि जो तुम आज करो कल ठीक हो जाएगा। इट्स ए स्मॉल थिंग, जो कि हमें हर दिन स्मॉल स्मॉल पार्ट करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कंप्लीट करना है। दैट्स द कंप्लीट एजेंडा ऑफ रीडिंग ओरिएंटेड थिंग्स। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें सबसे जब हमको पैसेज मिलता है, तो जो कंसोर्टियम बोलता है पैसेज का जो लेंथ बोलता है, वो अंडर 450 वर्ड्स होता है। कंसोर्टियम का जो सिलेबस कहता है कि जो आपको हम पैसेज देंगे वो अंडर 450 वर्ड्स होगा। साहित्य पता है कि पूरे के पूरे जो कंसोर्टियम का पेपर होता है, क्लैट का जो पेपर होता है, वो कितने वर्ड का बना होता है? कैन एनीवन टेल मी दैट कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द क्लैट पेपर? कितने वर्ड्स वो लोग देते हैं पूरे क्लैट के पेपर में? एनीवन कैन टेल मी? नहीं पता? इट्स नियरली 18,000 टू 24K। 18,000 को लेकर टू 24K तक वर्ड्स होता है। इट मीन्स हमें 120 मिनट, जबकि जनरली 120 मिनट भी नहीं होता है। फिल्म्स में आपका कोई भी मॉक 120 का नहीं होगा। फिल्म्स में सारे मॉक आपके 110 मिनट्स के होंगे। सारी क्लासेस आपकी कम के होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनेशन में आपका इंडिया का साइन कर, बिकॉज वी एक्चुअली क्रैक द पेपर, वी हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस पेपर, वी आर इन जो भी फैकल्टी, जो एनएस बैंगलोर के फैकल्टी बैठे हुए हैं, राइट। सो आई एम द लॉ ग्रेजुएट, बट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, कि भाई आपको 120 मिनट नहीं मिलता है। मोस्टली तुमको जो टाइम मिलता है वो 115 मिलता है, वो 110 के बीच में, तुम इसी के बीच में रिवॉल्व करते रहोगे। तो द मोमेंट साहित्य तुम स्टार्ट कर देते हो भाभी से नैन्सी 120 मिनट का मॉक लगाना, वहीं पे तुम कंपटीशन के नर्व्स को नहीं पकड़ पाते हो। वहीं तैयारी की पहली गलती होती है, जिस मोमेंट पे तुम पूरा 2 घंटा लेने लगते हो कि नहीं हम तो पूरा 2 से 4 ही पेपर देंगे, तुम टॉप 100 की तैयारी नहीं कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं एक जनरल तैयारी कर रहे हो, जहां पे तुम 120 मिनट को लेकर काम कर रहे हो। तुम्हें 115 में पूरे पेपर को कंप्लीट कर देना है, 110 में भी कुछ कुछ पेपर कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो बात? स्पीड अभी क्यों मेंटेन रखना है, कि अगर डी डे पर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए, तो तुम पैनिक नहीं करो। क्या नहीं करो? पैनिक नहीं करो। अब समझो कि गेम क्या है। गेम है कि भाई हमें 18K वर्ड्स को कंप्लीटली रीड करना है 110 मिनट्स में, या 120 लिख लेते हैं अभी समझने फॉर योर रेफरेंस। इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि तुम 18,000 वर्ड्स को, जहां पे तुम्हारा जो रीडिंग ऑडिट सेक्शन है वो है सबसे मेजर, लीगल, सीआर, आरसी, ये तो कंप्लीट रीडिंग ओरिएंटेड है। और जीके भी तुम्हारा कहीं ना कहीं रीड करना ही पड़ रहा है। तनुजा, तनुजा फोकस करो बेटा, स्क्रीन पर देखो, है ना, नीचे मत देखो। ध्यान नहीं भटकाओ क्लासरूम में बेटा, मेरी नजर सबके ऊपर है। ठीक है। तो जो जीके भी जो तुम्हारा है, वो एक रीडिंग ओरिएंटेड बनते जा रहा है। अगर हम एआर की बात छोड़ दे, तो एआर भी हमारे पार्ट है, इसकी भी तैयारी होती है। तो एआर का जो काम होता है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का काम होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का ये काम करता है हमारा। तो वो तो बहरहाल बात की बात है, हम जो करेंगे बाद में। तो जो हमारा मेजर रीडिंग सेक्शन क्या है, लीगल, आरसीसीआर। तो कोई बता सकता है कि लीगल आरसीसीआर में कितना वर्ड लिमिट होता है, कितने वर्ड्स हमें रीड करने पड़ते हैं लीगल आरसीसीआर में? किसी ने करके रिसर्च क्या है, कि टेल मी द काउंटिंग ऑफ लीगल प्लस आरसी प्लस सीआर, ये कितना वर्ड रखता है? एनीवन कैन टेल मी? चैट बॉक्स में बता रहे हो? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, चलो भाई बताओ। 32,000,
बेटा जब पूरा पेपर ही 18,000 to 22,000 के बीच में है, तो तुम्हारा सिर्फ लीगल कहे तुम्हारा 32,000 हो सकता है बेटा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। थिंक अगेन, टेल मी। और कोई बता सकता है? एवरीवन में रिप्लाई दो। 15,000, ओके। 9 to 10 के। और भविष्य कोई कोई तुम 6 के, नो। साहित्य कोई कोई फ्लुक्स, कि जब पूरा पेपर 20,000 वर्ड का है तो ये मेजर पार्ट कितना वर्ड का रखता होगा? एनी गेस साहित्य, एनी गेस, रैंडम गेस। 11,000, कूल। इट्स जनरली मोर देन 12 के। जनरली मोर देन 12 के। ये 12,000 वर्ड से ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उससे आपको ज्यादा ही हमको आपको मिलेगा जब भी आप इसकी तैयारी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है कितने वर्ड हम रीड करने पड़ेंगे? तो अब सवाल है कि भाई हम रीडिंग की शुरुआत कहाँ से करें? तो जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, जब हमें रीड करने की बात हो रही है, तो एक जो बुक आपको कंप्लीट करना है, टारगेट मैं आपको दूंगा, आपका एक्सेल शीट में बनवाऊंगा, फ्रेंड्स में सारे काम एक्सेल शीट से होते हैं, आई विल टेल यू। तो उस बुक को जो तुमको खरीद लेना है इसी महीने में, लिखो हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। हाउ टू रीड बेटर एंड फास्ट। फ्लेम्स में जो भी चीज मैं खरीदवाऊंगा या जो भी मटेरियल तुमको दूंगा उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। सेम मटेरियल यहाँ पर रखना नहीं होता, यू हैव टू सॉल्व इट, तभी तुमको नेक्स्ट मटेरियल मिलेगा। तो हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। किसने इस बुक को लिखा है? नॉर्मन लुइस साहब ने लिखा है, जिसने वर्ड पावर मेडिजी भी लिखा है। इस बुक को आपको इसी महीने खरीद लेना है। यू हैव टू परचेज दिस बुक बाय दिस मंथ ओनली। जनवरी में तुम्हारे पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि तुमको इसकी टारगेट मिल जाएगी। तुम्हारा फैकल्टी इसके ऊपर ऐसा नहीं जो तुम्हारा ये बुक कंप्लीट कर। सबसे पहले हमें पूरे फरवरी के अंदर तक, विद इन 2 मंथ, हमारी ये बुक, पहला टारगेट है, साहित्य कॉपी में लिख लो, इस बुक को कंप्लीट करना। ये तुम्हारा रीडिंग पर पहला काम करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो तुमको रीडिंग की बात करेगा। सेकंड स्टेज जो रीडिंग के लिए हमको काम करना है, वो हमें काम करना जो फ्लेम्स की तुमको डेली डेली रीडिंग्स मिलेगी। अभी तुमको जो डेली रीडिंग मिलेगा वो इजी टू मॉडरेट मिलेगा या वेरी इजी मिलेगा। वो धीरे धीरे महीने में उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बदलते जाएगा। आज का जो तुमको मैंने रीडिंग भेजा होगा, रीडिंग मटेरियल, वो बहुत इजी होगा। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा होगा, राइट? इट्स अ वेरी इजी पैसेज। बट स्लोली स्लोली, तनुजा तुमने आज का तुमने पैसेज पढ़ा? तुमको मैंने ग्रुप पर, तनुजा अनम्यूट योरसेल्फ, आज का तुमने पैसेज पढ़ा? यस सर। क्या था पैसेज का क्रक्स? सर मैंने हिंदी एडिटोरियल पढ़ा था बट एक्सेल सीट में उसे डाला नहीं अभी। मैंने जो डेली रीडिंग भेजी थी डेमो ग्रुप पर, क्या तुमने उस पैसेज को पढ़ा था, डेली रीडिंग फ्लेम्स की? नो सर, उसको नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा आपने तनुजा? मुझे पता ही नहीं है क्यों आया था क्यों नहीं पता है इसलिए। तुम्हें? उस ग्रुप पर मैंने दिया है। आपकी फोकस कहाँ है? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्माइल तनुजा, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट कि जब आपको मैंने कहा है कि यू हैव टू फोकस, इट मीन्स यू हैव टू फोकस। सर मुझे इतना पता था कि आपने वो एक्सेल सीट पे पढ़ने का टारगेट दिया था कि आप जो भी पढ़ो एडिटोरियल को उस पे हम्म। लिख देना। ठीक है, फेयर इनफ। उसके बाद डेमो ग्रुप पर मैंने आज बकायदा 4 बजे करीब मैंने भेजा था कि आज क्लासरूम में से कर कराना। यू हैव टू रीड दोज मैसेजेस। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, दैट्स नॉट एन इशू, बट आगे से बेटा ध्यान रखना, ठीक है? चलो श्लेषा, ठीक है तुमने सर। रीड किया पैसेज को? व्हाट डू यू फाइंड, टेल मी। सर वो पैसेज स्ट्रेस के बारे में था। स्ट्रेस कैसे होता है, लाइक आपके शायद वर्क प्लेस में कोई बॉस है जो आपको बहुत नैग कर रहे हैं या फिर आपके वर्क में बहुत कमियां निकाल रहे हैं, आप हम्म। स्ट्रेस्ड हो उसमें, फिर इनर पीस पे कैसे काम करें, कैसे हम लोग अपना काम मेंटेन करें, अपने गोल्स पे कैसे फोकस करें और उससे कैसे लाइक लाइफ इजी हो सके हमारी। क्या बोलते हो भीषण, क्या यही बात था उस पैसेज में? राइट। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और भी था, कौन बताएगा जो इसने पॉइंट मिस कर दिया? हु कैन टेल मी कि उस पैसेज में एक बात और भी थी जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला गया? हु कैन टेल मी? मायरा, यू वांट टू गिव ए शॉट? तो मे बी कि हमें मतलब एग्जिट पॉइंट भी ढूंढना चाहिए, कि हम चीज़ों से निकल पाए, सिर्फ फाइट करने के साथ साथ एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट भी कूल। मैंने आपको आज मेंटल के बारे में पैसेज क्यों दिया? कैन एनीवन टेल मी कि मैं इस टाइम पर आपको वो पैसेज क्यों देना चाह रहा हूँ? या साक्षी टेल मी, वो पैसेज ही क्यों दिया गया आपको? मे बी शायद आप हमें अभी से प्रिपेयर कर रहे हो ताकि हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो और आगे जाके इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लेम्स में कोई भी पैसेज रैंडम नहीं दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन था साहित्य, कि हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों किया, स्ट्रेस के बारे में बात क्यों किया, स्ट्रेस रिलीज के बारे में बात क्यों किया अपने डेली रीडिंग्स में, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। दे आर इन स्ट्रेस राइट नाउ, दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो ये पैसेज उनके एम्बियंस में देखकर बनाया गया था। फिर समझ में आया बात?
तो why it's important to read such passages? Because that passage will actually give you a food for thought कि how to react in some particular situation, how to react, what should be the way forward, how to how to move forward for some kind of a specific thing. That's something the most agenda of that passage. तो पहला पॉइंट है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं जनरली, अगर हम आरसी की बात करते हैं तो आरसी में हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के पैसेज देखने को मिलेंगे। कभी हम बात करेंगे किसी इकोनॉमिक के पैसेज को, कभी हम बात करेंगे किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, कभी हम बात करेंगे बायोग्राफी के बारे में साहित्य, कभी हम बात करेंगे पोयम के बारे में, कभी हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी, कई बार ऑथर अपने कोई लाइफ की जीवनी को, कोई नॉस्टैल्जिया पीरियड को जहां पे कभी वो घूमने गया तो वो उस चीज को शेयर कर रहा है। कभी हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, कभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक के बारे में। तो देर आर एन नंबर ऑफ जॉनर विच वी आर गोइंग टू डील विद द आरसी पैसेज अलोंग विद द सीआर वन। सो जो पहला स्टेप जो तुमको मैंने बताया कि हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, ये तुम्हारा पहला स्टेप रीडिंग को लेकर। दूसरा स्टेप है तुमको डेली रीडिंग्स को कंप्लीट करना। अब आते हैं कि रीड कैसे करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको मैं एक टारगेट देता हूं। लिखो टारगेट एक्सेल सीट मेंटेन करने का। एक तुमको मैंने टारगेट उस दिन दिया था एक्सेल सीट मेंटेन करने का। अब आ जाओ सेकंड टारगेट, टारगेट मेंटेन करने का। लिखो, बिना टारगेट के काम मत करना। एक्सेल सीट तुमको मैंने बनाना सिखा दिया था, यह भी एक्सेल सीट मुझे कल तक शेयर कर देना, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूज़पेपर। तनुजा लिखना बेटा, न्यूज़पेपर। ये टारगेट चलेगा 45 डेज, बस 45 डेज का ही टारगेट है ये। टारगेट का लिखो डेट, अगर 24 दिसंबर से स्टार्ट होता है ये 45 डेज कंटिन्यूसली चलेगा। एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, जिस दिन आपने इसको स्किप किया किसी भी वजह से, जिस दिन आपने इसको स्किप किया तो आप वापस जीरो पर आ जाओगे। आप वापस जीरो से, मतलब यू हैव टू रीस्टार्ट। याद रखना सुहानी अरोड़ा। द मोमेंट यू विल स्किप ए सिंगल डे, भाविश कौशिक, जिस दिन तुम्हारे एक्सेल शीट पर मैं ट्रैक करूंगा एक दिन भी मेरे को फिल नहीं दिखा, इट मीन्स यू हैव टू रीस्टार्ट। मतलब जो तुम, अगर मान लो तुमने 43 डे तक कंप्लीट किया, 43 डे तक, 44 को तुमने नहीं किया तो यू विल डू अगेन रीस्टार्ट। ये 45 डे का ही कोर्स है, उससे कम तो कर कर आना है नहीं। क्यों ऐसा लॉजिक है, ये तुम्हें रीडिंग ओरिएंटेड। मैंने क्या कहा था, तूने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। कैन एनीवन टेल मी कि मैंने 45 डेज ही क्यों बोला? हु कैन टेल मी? 50 क्यों नहीं बोला, 30 क्यों नहीं बोला? बोलो बेटा सुहानी, लेट मी चेक। सर आपने कहा था रीडिंग स्पीड एनहांस करने के लिए 1 महीने से बहुत ज्यादा लगेगा, एटलीस्ट 3 महीने लगेंगे, तो उसके हिसाब से न्यूज़पेपर को आधा टाइम तो दिया ही जाएगा। वेरी गुड। मैंने कहा था कि ये पूरे प्रोसेस को रीडिंग में हमें अच्छे करने के लिए 90 डेज होने चाहिए। याद आया साहित्य? तो 90 डेज का मैंने हाफ पार्ट यहाँ पर दे रखा है। मैंने कहा ना, फ्लेम्स में कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती है। द मोमेंट यू थिंक कि ऐसा क्यों हुआ है, तो नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन दिस पर सडन। देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, देयर इज अ प्रॉपर लॉजिक, देयर इज अ प्रॉपर रैशनल बिहाइंड इट। तो 45 डेज का हम टारगेट लेते हैं। क्या करना है, टारगेट कल से स्टार्ट करेंगे, हमें न्यूज़पेपर को ओपन करना है। देखो ये सब डेमो क्लास में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं रियल बैच स्टार्ट करूंगा 4-5 दिन के बाद, तो उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे मैं कोर्स की तरफ। तो मैं तुम्हारा अभी तैयारी करवा दे रहा हूँ जो तुम्हारे पास चीज़ें होनी चाहिए, राइट। द फर्स्ट थिंग विच आई टेक केयर इज दैट कि न्यूज़पेपर। अब क्या करना न्यूज़पेपर में, मैंने कहा था लास्ट के लेक्चर में इसकी रिकॉर्डिंग भी, एडिटोरियल को उठा कर लेकर आना। एडिटोरियल को फर्स्ट यू हैव टू रीड द एडिटोरियल, रीड करना है बेटा साहित्य। रीड करने के बाद तुम्हें 10 मिनट का बफर टाइम है, जब तुमने रीड कर लिया एक पैसेज को, उसके बाद तुमको उसका समरी लिखने का ट्राई करना है। मैं बताऊंगा समरी कैसे लिखते हैं, डोंट वरी। समरी ट्राई करना है। जब समरी लिखने का ट्राई करना है तो तुमको उस यूट्यूब की अब एनालिसिस पर जाना है। बहुत सारे यूपीएससी के क्लैट के चैनल यूट्यूब पर हर दिन का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करवाते हैं। जो सारे लोग करवाते हैं वो मैं नहीं करवाता, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करना है ना, उसका फायदा उठाओ, है ना, वो भी तो पढ़ाने के लिए ही है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एनालिसिस कराते हैं। तो अगर मान लो तुमने 23 दिसंबर का एक एडिटोरियल का समरी लिखा, अब उनकी एनालिसिस तुम्हें क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करना है कि तुमने जो समरी लिखा, या तो तुम समरी को लिखोगे या तो तुम उसका ऑडियो बनाओगे। इधर यू विल राइट, इधर यू विल मेक ए ऑडियो, वॉट एवर यू कैन डू, कॉपी में लिख लो। तुमको क्रॉस चेक करना है कि कितनी परसेंट तुम्हारे और उनके समरी में सिमिलर दिख रहा है। सेम कभी नहीं हो पाएगा, सिमिलर हो पाएगा हमेशा। कितनी परसेंट की सिमिलरिटी है कि वो जो बात बोल रहे हैं, वाट एवर दैट फैकल्टी इज सेइंग, रिस्पेक्टेड फैकल्टी इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑन यूट्यूब,
कितना तुम्हारा परसेंटेज उनकी बात से मिलता जुलता है। हो सकता है तुम पहले दिन 100% रॉन्ग हो जाओ, वो कुछ बोल रहे हो तुम कुछ बोल रहे हो सकता है तुम 80% करेक्ट हो जाओ, हो सकता है तुम 80% करेक्ट हो जाओ, या हो सकता है तुम मात्र 5% ही करेक्ट हो गए, सिर्फ 5%, कुछ ही कुछ पॉइंट तुम्हारा करेक्ट था। इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम्हें नेक्स्ट डे फिर करना है, नेक्स्ट डे तुम्हें फिर करना है, और ध्यान से रीड करना है नेक्स्ट डे। समझ में आया तनुजा? व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट डे? लिख दिया टारगेट क्या है साक्षी? एम आई क्लियर कि हमें नेक्स्ट डे फिर क्या करना है ना? ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब आते हैं कि कैसे भाई हम समरी लिखते हैं, हाउ टू राइट ए समरी। अब टॉपिक लिखो आज का, आज से थ्योरी स्टार्ट। ये तो तुम्हारा पहले का होमवर्क टारगेट था, बेसिक्स मैंने नर्चर किया, बताया, रीजन बताया। अब टॉपिक स्टार्ट, हाउ टू राइट ए समरी। लिखो सब लोग, टॉपिक लिखो कॉपी में। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी पेन ले लो, टेक योर टाइम। यहां तक बेटा सबको क्लियर है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? मजा आ रहा है क्लासरूम में? बोर तो नहीं हो गए? ठीक है, बेस बन रहा है ना? देखो ना, बेस बना रहा हूँ, हर एक चीज समझा रहा हूँ कि रीजन क्या है। अब लिखो हाउ टू राइट ए समरी। अब देखो, सबसे पहले मान लो बेटा ये पैसेज है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल भीषण, ये एक पैसेज है। ध्यान देना तनुजा, श्लेषा, साक्षी कैमरा ऑन करो बेटा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अनुजा कैमरा ऑन। अगर मान लो सुहानी, एक पैसेज जो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कॉपी में तुम भी लिखो, सेम डायग्राम बनाओ। ठीक, ठीक, ठीक। दिख रहे हो अलग अलग पैराग्राफ है। तो ये मान लो बेटा ये पैराग्राफ नंबर 1 है। मान लो ये पैराग्राफ नंबर 1 है, या इसको कलर में बदल देता हूँ। मान लो ये पैराग्राफ नंबर 1 है, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, ये पैराग्राफ नंबर 3 है, मान लो। ठीक है, क्या कर लो, मान लो कि ये पैराग्राफ नंबर 3 है। कोई दिक्कत मानने में? कोई दिक्कत? 1 2 3? नहीं। हम कुछ भी पैसेज में लिख दिए। या श्लेषा तुमने हैंडल किया, बताओ बेटा क्या बात है, जल्दी बताओ। सर वो मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं रिजॉइन करूँ 1 मिनट? कूल कर लो, बाकी लोगों को दिख रहा है ना? सर मुझे वाइट दिख रहा है पूरा सर। हाँ, हाँ सर, पूरा पूरा वाइट। कोड वाइट दिख रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रही है, मतलब स्क्रीन शो कर रही है, उसके ऊपर आप जो लिख रहे हैं वो शो नहीं कर रहा। अभी शो कर रहा है? हाँ यस अभी, सर, यस हाँ सर, सर अभी ठीक है। ठीक आप है, कर रहा है सर। बता दिया करो बेटा, जहां दिक्कत है मुझे बता दिया करो। अभी दिख रहा है ना सबको? यस कूल, सर। कूल, कूल, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो, हाउ टू राइट ए समरी, यहां तक हमने कर लिया। भाई ये कुछ पैसेज दिया हुआ है भविष्य। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि पैसेज को हम, इसको हम पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 कहेंगे। हमें सबसे पहले 3 चीजें देखनी होती है किसी भी पैसेज में। कि 3 चीजें क्या देखना होता है? सबसे पहले हम लिखो पहला पॉइंट, कि पैसेज का जॉनर क्या है। मतलब पैसेज सोसाइटी के बारे में कौन कौन सा जॉनर होता है, लिख लो कॉपी में समझने के लिए। कि सोशियो इकोनॉमिक पैसेज है, सोशल पैसेज है, इकोनॉमिक पैसेज है, ठीक, हिस्टोरिकल हिस्ट्री बेस्ड पैसेज है, फैक्चुअल बेस्ड पैसेज है, विमेन सेंट्रिक है, स्कीम है कोई, ठीक, ठीक है, कोई फिलॉसफी है ना, कोई फिलॉसफी बैठा हुआ है। उसके बाद या तो फिर कोई ऑथर का अपना कोई शेयर कर रहा है, मेमोरीज, मेमोरीज इज समथिंग इम्पोर्टेंट, या फिर बायोग्राफी है। ये सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि भाई पैसेज का जॉनर क्या है, पैसेज किसके ऊपर बात कर रहा है। ये हम कैसे चेक करते हैं जॉनर? जॉनर हम चेक करते हैं पैरा नंबर 1 से। तो यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे कि इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द जॉनर वी हैव टू रिफर टू पैरा नंबर 1। ध्यान से बेटा, जो बताएंगे प्यार से लिखोगे समझ में आएगा। तो जॉनर कैसे समझ में आएगा बेटा? पैरा 1 से। क्लियर यहाँ तक? ठीक। उसके बाद हम ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट में, जो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। हम ध्यान देंगे, कोई ऐसे मार्केट में नहीं समझाएगा बेटा। जॉनर के बाद हम ध्यान देंगे, हम बात करेंगे उसके टेंस के ऊपर, कि पैसेज का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसेज में किस किस टेंस को लेकर रिफर किया हुआ है। मतलब कोई पुरानी बातें किया गया होगा तो पास्ट की बातें किया गया होगा, राइट। टेंस का मतलब किस समय की बात है। कोई फ्यूचर के बारे में बात करें, गवर्नमेंट को फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, तो फ्यूचर के बारे में कोई प्रेजेंट किस टेंस में वो चीजें लिखी जा रही है, उसके एम्बिट क्या है। थर्ड हम बात करेंगे उस पैसेज के बारे में, कि वो पैसेज जो है उसका टोन क्या है।
हम यहाँ पर टोन को तीन तरह से समझेंगे। जब आप आरसी पढ़ोगे तो टोन बहुत तरह के बताएगा फैकल्टी आपको, हम उस एम्बिट में नहीं बोल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्चुअल मेथड ऑफ टोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द समझने के लिए टोन, कि भाई पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, या न्यूट्रल है। हम इन तीन चीजों के ऊपर ही फोकस करेंगे कि पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है। यहाँ तो बात समझ में आया बात? ठीक। फोर्थ, अभी से तुमको मैंने ये पैसेज दे दिया बेटा, आई गिव यू द पैसेज। तो जनरली जो बच्चे करेंगे कि पहले इस लाइन को पढ़ेंगे और इसका पहले इंग्लिश टू हिंदी, पता नहीं क्यों करते हैं, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। ट्रांसलेशन नहीं करना होता है बेटा, है ना, कि श्लेषा इज ए गुड गर्ल तो श्लेषा एक अच्छी लड़की है, ये नहीं, ये नहीं हुआ समझना, ये रीडिंग नहीं है। हम कभी भी एक एक लाइन पढ़कर नहीं समझते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम पैरा बाई पैरा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, पैरा बाई पैरा, या तो हम वन गो में पढ़ते हैं एक से लेकर लास्ट तक, या तो हमको स्टार्टिंग में कम से कम 4-5 लाइन एक बार में, 4-5 लाइन एक बार में ऐसे। बट हम कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं चलेंगे। समझ में आया बात? समझा कैमरा को? समझ में बात? कि हम पहले इंग्लिश पढ़े फिर इसका हिंदी किए, फिर इंग्लिश पढ़े फिर उसका हिंदी किए, ये रॉन्ग मेथड है। ये कभी तुम्हारा इन्फ्लुएंस स्टाइल को, कभी तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव चीजों के ऊपर काम ही नहीं करेगा साहित्य। तुम हमेशा क्या करते रहोगे, ट्रांसलेशन करते रह जाओगे। और जैसे ही तुम्हें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता चलेगा, जिस मोमेंट पे तुम्हें किसी का वर्ड का मतलब नहीं पता चलेगा, तुम वहीं पे फंबल कर जाओगे। क्या कर जाओगे? फंबल कर जाओगे। समझ में आया बात? मैंने ऐसा क्यों बोला? ठीक। अब तुमको मेरी नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है, नेक्स्ट स्लाइड जो एकदम प्लेन होगी स्लाइड, चलो परफेक्ट। तो अब मान लो तुमको मैंने अभी एक पैसेज दिया था, आई गेव यू द पैसेज, है ना। तो मैंने अभी तीन बातें कही कि किसी पैसे में तुम तीन चीजें खोजोगे। क्या तीन चीजें खोजोगे, जल्दी बताओ, हु विल टेल मी? जल्दी बताओ बेटा साक्षी, क्या तीन चीजें हम खोजेंगे पैसेज में सबसे पहले? पहले जॉनरा क्या होगा, फिर टेंसेस, फिर टोन। टेंसेस फिर टोन। सब लोग कॉपी में लिख लिए? अभी मैं एक पैसेज दे रहा हूं जो आज का पैसेज था फिल्म्स में। मुझे जॉनर बताओगे, टेंस बताओगे और टोन बताओगे। टोन तीन तरह का, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव तब जब किसी चीज के बारे में हम अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसका कंसर्न दिखा रहे हैं, पॉजिटिव। निगेटिव तब जब किसी के वीकनेसेस बता रहे हैं, कुछ खामियां बता रहे हैं, कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई इशू बता रहे हैं, इट्स नेगेटिव। ठीक। बट क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म तो पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो ध्यान से देखना वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव एम्बिट में है कि निगेटिव एम्बिट में है। न्यूट्रल का मतलब कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, कभी तारीफ कर रहा है, या कभी नॉर्मल है, कुछ कुछ चीजें बता नहीं रहा है, तो वो न्यूट्रल हो गया टोन। टेंस का मतलब समझ में आ गया, ये तीन चीजों को मैंने क्लियर कर दिया अभी तक, कौन सी टेंस में क्या है, राइट। अब हम तुमको एक पैसेज देते हैं जो तुमको मैंने दिया था रीडिंग में, उसको ध्यान से बेटा पढ़ना, मुझे बताना कि तुमने क्या पढ़ा। पैसेज दिख रहा है, डेली रीडिंग कैप्सूल फिल्म्स का, राइट, दिख रहा है? ठीक। अब स्टार्ट करो रीड करना। मैंने क्या कहा था कि जब भी रीड करोगे तो एक एक बार में रीड करोगे। क्यों? क्योंकि वैसा अगर तुम वन बाय लाइन रीड करोगे, तो अगर तुमको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता तो तुम फंबल करोगे कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें किसी एक पार्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता कर पाए, तुम्हें पूरे पैसेज का क्रक्स पता करना है। अभी रीड मत, साहित्य याद रखना, साहित्य ये जो पैसेज है तुम्हारे सीन के सामने, हमें इस पूरे पैसेज का क्रक्स पता करना है, ये हमारा मोटिव है। हमें किसी पार्टिकुलर लाइन का मतलब नहीं पता करना है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो क्या हम कंपटीशन को छोड़कर आ जाएंगे? क्या हम पैसेज को डील नहीं कर पाएंगे? दैट्स द रॉन्ग स्ट्रेटेजी। पूरा पैसेज हमारा मोटा मोटी क्या कह रहा है वो हमें ध्यान देना है। यहाँ तुमको समझ में आ रहा है बात सुहानी गुप्ता? पूरा पैसेज हमारा क्या कह रहा है, क्लियर है? तो अब ध्यान देना। तो सबसे पहले हम तुमको डिवाइड डिवाइड कर दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले बेटा स्टार्ट करना है यहाँ से, कि मोस्ट ऑफ द लेकर एटलीस्ट यहाँ तक पढ़ना पहली बार में, यहाँ तक। क्लियर? यहाँ तक कहाँ तक पढ़ोगे तुम सबसे पहले पहली बार में? क्लियर है? यहाँ तक, मिस्टेक्स तक। अब यहाँ तक पढ़ो, फिर मैं इसका तुमको कहूंगा समरी लिखने के लिए। आज ही तुम सीखोगे पहला स्टेप। रीड करो आराम से। अब मुझे बताओगे सुहानी जॉनर क्या है इसका, फिर मुझे बताओगे कि भाई जॉनर के बाद टोन क्या यूज कर रहा है और टेंस क्या यूज कर रहा है। बस मुझे बताओ, टेक योर टाइम।
टाइम अप। टाइम अप। स्टार्ट करें बेटा समझाना। तुम सबने रीड कर लिया ना इसे? रीड कर लिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा यहां से लेकर यहां तक। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ अस डू रियलाइज दैट फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट इज बैड फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? निष्ठा आहूजा, किसके बारे में बात कर रहा है? सर मेंटल हेल्थ। हमारे बारे में। राइट। अस का मतलब हमारे बारे में बात कर रहा है। मतलब हम लोगों की बात होने वाली है। इस पर किस बारे में बात हो रही है? फिल्म। हमारे किसके बारे में बात हो रहा है? स्ट्रेस्ड आउट के बारे में बात हो रहा है। साहित्य जरा कैमरा ऑन करना बेटा, माइक ऑन करना। ठीक। ये स्ट्रेस्ड आउट के बारे में क्या बताना चाह रहा है कि स्ट्रेस आउट होने से क्या दिक्कत है साहित्य? स्ट्रेस आउट अगर हम होते हैं तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में फर्क पड़ता है। मतलब स्ट्रेस्ड आउट एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाँ है। उसी का क्या ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है? यस सर। तो मतलब स्ट्रेस्ड आउट कहीं कॉज कह सकते हैं, कारण। एंड और उसका इफेक्ट। इफेक्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में इशू होना। सही है? सुनो यस सर। साहित्य। यस सर। हम कॉज स्ट्रेस्ड आउट को कहेंगे या इफेक्ट कहेंगे स्ट्रेस्ड आउट को? और कॉज हम फिजिकल एंड मेंटल कहेंगे, इफेक्ट कहेंगे? बताओ साहित्य। फॉर आर स्ट्रेस्ड आउट को हम कॉज कहेंगे। स्ट्रेस को हम कॉज कहेंगे और इफेक्ट। बैड फॉर आर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्यों ऐसा कह रहे हो साहित्य? क्योंकि रीजन। समझ समझ में तो यही आ रहा है पढ़ के कि फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट हम्म। इज बैड। बैड अब फॉर सब आर। लोग कॉपी में लिखो कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब क्या होता है अपने लैंग्वेज में साहित्य? अब शुद्ध उसका मतलब हिंदी का नहीं मतलब, बस समझा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉज? कॉज का मतलब रीजन बिहाइंड समथिंग। किसी किसी चीज के होने के पीछे का कारण। रीजन बिहाइंड समथिंग। कॉपी में यस लिखो सर। रीजन बिहाइंड समथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्ट? परिणाम, उसका परिणाम। consequences of the reason, that what will कॉन्सिक्वेंसेस। be the outcome, right? यस सर। तो लिखो, in the first line, stressed out it means feeling stressed is a cause, it's a कारण। और उसके वजह से क्या हो रहा है हमें? हमारे हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। बट क्या पहले लाइन में हमें कहीं से पता चला कि हम स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो रहे हैं? नहीं। मतलब इसका पीछे कोई रीजन होगा भविष्य से। देयर मस्ट बी सम रीजन दैट व्हाई वी आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, राइट? ये मोस्ट ऑफ अस, अस का मतलब हमारी बात हो रही है, भविष्य तुम्हारी बात हो रही है, साक्षी तुम्हारी। हम में से अगर आज मीटिंग में 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो इसमें से ज्यादातर लोग की बात हो रही है। सही है? सुनो, सही है? सुनो, कि हम में से लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट है। तो हम लोग अभी स्ट्रेस आउट है कि नहीं? ड्रॉप लें या नहीं लें, क्लैट करें या नहीं करें, किस कोचिंग से करें, किसका रिजल्ट मांगने, किसका रिजल्ट नहीं माने, कौन सा रिजल्ट सही है, किसका रिजल्ट फर्जी है, राइट? सही है? सुनो, हम स्ट्रेस्ड आउट है अपने कैरियर को लेकर। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कि हम 4 जगह जाकर डेमो क्लास ले रहे हैं, माँ बाप से कह रहे हैं कि ये बड़ा कोचिंग है, 2 लाख रुपए दे दो, हमको यहाँ भेज दो, हमको जम्मू कश्मीर भेज दो, तो नहीं हमको तो कन्याकुमारी भेज दो, राइट? नहीं हमको तो तुम यहाँ रखो नहीं, बस हमें तुम सीधे किसी तुम फॉरेन भेजो, अमेरिका से तैयारी कर कर आएंगे, एनलेट निकालेंगे, फिर क्लैट अपने आप निकल जाएगा। वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर। से या सुनो, मानते हो कि नहीं मानते हो? है कि नहीं? हो रहा है बात। तो कह रहा है सेकेंड लाइन में, विथ दिस अवेयरनेस वी ट्राई टू मेक सस्टेन्ड एफर्ट्स टू वर्क थ्रू आवर स्ट्रेस। यहां पर क्या बात बोल रहा है बेटा भाविश, तुम बताओ सेकेंड लाइन में। सर इतना सब कुछ मतलब हमें पता है कि मेंटल फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, उसके बाद भी हम इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसको मैनेज करना चाहते हैं। मैनेज करने का मतलब बेटा कोर्स ऑफ एक्शन। कॉज हुआ, इफेक्ट हुआ, उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब सॉल्यूशन, कि हम मैनेज करना चाह रहे हैं। बट अभी तक हमें बताया कि हम मैनेज कैसे करेंगे? नहीं बताया। क्या अभी तक हमको बताया कि हमको स्ट्रेस आउट हो क्यों रहा है? नहीं बताया। अभी तक एक बात पता है कि अगर हमको स्ट्रेस आउट होगा तो हमारा हेल्थ खराब होगा, फिजिकल भी और मेंटल भी। और हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। सही है? सुनो, यहां तक बात पता है। थर्ड लाइन कह रहा है, देयर आर टाइम्स when we are trying our best to stay calm, feel positive and deal with trials and turbulence of existence with a smile, but there is this one person in our lives who make it difficult for us। मतलब
निष्ठा, इसका मतलब क्या है? कि देयर आर टाइम्स, इसका मतलब देयर टाइम्स का मतलब निष्ठा। अनम्यूट योरसेल्फ। सर कभी ऐसा होता है, हाँ, उसके आगे। मतलब कभी कभी बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं टू स्टे काम एंड फील पॉजिटिव, और हम ट्राई करते हैं स्ट्रेस से डील करने की। कुछ लोगों की वजह से जो हमारी लाइफ में होता है उसकी वजह से वो डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रेस को मैनेज करना। ट्रू। कह रहा है साहित्य कि कभी कभी ऐसा दिन होता है जहां पर हम खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं, शांत रखते हैं, पॉजिटिव फील कराते हैं। बट अचानक से हमारा एक जिंदगी में एक आदमी की एंट्री हो जाती है जो हमें शांत रहने में, खुश रहने में भी दिक्कत पैदा कर देता है। बट अभी तक बताया कि वो पर्सन कौन है? अभी बता रहा है, इट कुड बी ए नार्सिस्टिक बॉस। क्या मतलब होता है नार्सिस्ट का मतलब बताइए? साहित्य बताओ, नार्सिस्ट का मतलब क्या होता है? अ, खुद की ज्यादा तारीफ करने वाला, या सबसे खुद को सबसे ऊपर मानने वाला, जहाँ तक। बताओ बेटा, कौन बताएगा ना, बताओ। सुहानी, नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। सर मुझे बोला है ना। हाँ बोलो बेटा। सर जो फेवरेटिज्म बहुत शो करता है। तुम बताओ बेटा मन्नत। ज्यादा फोकस करता है, मीन्स सेल्फिश टाइप्स। ओके, साक्षी तुम बताओ। सर बेसिकली उस काइंड के लोग जो सिर्फ खुद के एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरों के कामों में बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं, लाइक दे आर बेसिकली सेल्फ ऑब्सेस्ड कि वही सही है, ओके, उन्होंने जो किया वो परफेक्ट है। श्लेषा तुम बताओ। सर वही जैसा साक्षी ने कहा कि खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, खुद की बहुत तारीफ करना चाहते हैं, काइंड ऑफ लाइक बोस्ट करते हैं, सेल्फिश होते हैं, एरोगेंट होते हैं, वैसे कुछ। ओके, तो क्या नार्सिसिस्ट को हम ईगोसेंट्रिक कह सकते हैं या नार्सिसिस्ट को हम ईगोइस्ट कह सकते हैं? ईगोसेंट्रिक। क्या डिफरेंस है? इगोसेंट्रिक। क्या डिफरेंस है ईगोसेंट्रिक और ईगोइस्ट में? हाँ, कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट योरसेल्फ। ईगोसेंट्रिक जो होते हैं वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, या फिर जैसे ना लाइक बाकी लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में नहीं सोचते, इनके उनके ओपिनियन में होते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या है। और जो ईगोइस्ट होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे लाइक वो बोस्ट करते हैं चीजों को, दे डोंट थिंक कि सिर्फ उनको क्या किस चीज में फायदा मिल रहा है। ओके, कोई और बताना चाहेगा ईगोसेंट्रिक और ईगोइस्ट का डिफरेंस? सेंट्रिक मीन्स सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड इगोइस्ट मीन्स जो सेल्फिश हो। ओके, तो वर्ड पावर मेडिजी तुमने कंप्लीट किया है क्या? क्या तुम्हें वर्ड पावर मेडिजी में ये वर्ड आया है, इगोइस्ट और इगोसेंट्रिक? आया यस है? सर। आया यस है। सर। तो क्यों नहीं तुम्हें याद है अभी तक? क्यों नहीं याद है? तो नार्सिस्ट किस तरह के लोग होते हैं? इगोइस्ट होते हैं या इगोसेंट्रिक होते हैं? कौन बताएगा अब एक बार में? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक होते हैं, टू द सिमिलर काइंड ऑफ। तो कह रहा है कि ये नार्सिस्ट बॉस बॉस हो सकते हैं जो डी वैल्यू करता है व्हाट एवर वी डू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वैल्यू? डी वैल्यू का मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं उसकी कद्र नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? उसकी कद्र नहीं कर रहा है। वो जो बॉस है वो हमारे किए काम की डी वैल्यू, इज्जत नहीं कर रहा है। एंड डिमीन्स आवर बीइंग, और हमें डिमीन भी कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमीन साहित्य? नीचा दिखाना। नीचा दिखाना। खुद को प्रिविलेज फील कराना, खुद को काफी ज्यादा नॉलेजेबल फील करना, और तुमको कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना के तुम्हें कुछ नहीं आता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? राइट? और बीइंग ए co-worker who is envious to our progress and keeps creating bizarre obstacles, a spouse who constantly nags us for not being a good enough and threatens to leave, a relative who manipulates us and goes around translating our image in a society, a neighbor who loves picking up fights। अब देखो, जैसे ही उसने उसको बॉस के बारे में बात किया, तो उसके बाद देखो जब कॉमा दिया, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ वर्ड्स। लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉमा। कॉमा के बाद तुम देखोगे कि जब उसने बताया कि किस तरह से वो बॉस हमारे लाइफ की खुशियों को छीन लेता है, हमारे वर्क को डिमीन करता है, हमें इज्जत नहीं देता है, हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि तुम नीचे हो, तुमको उतना नॉलेज नहीं है, तुमको उतनी ज्ञान नहीं है, राइट, और मुझे सब कुछ पता है। जब उसने कॉमा दिया, उसके बाद देखो एग्जाम्पल दे रहा है, किसी बॉस लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसके ऐसे कुछ और भी लोग हैं। जरा पढ़ना साहित्य, पहले किस लोग के बारे में बात कर रहा है? अ, उस कोवर्कर के बारे में बात कर रहा है जो हमारी हमारे प्रोग्रेस से जलता है। ट्रू। उसके बाद किसके बारे में बात कर रहा है? उसके बाद अपने
पार्टनर के बारे में बात कर रहा है जो हमेशा ही उसे कहता रहता है कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो नहीं हमारे हो, रिलेशनशिप में, और अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ के जाना चाहती हूँ। धमका। फिर अभी और एग्जांपल दे रहा है, और ए रिलेटिव क्या सा इसके और क्या एग्जांपल दे रहा है? रिलेटिव का हाँ, क्या एग्जांपल दे रहा है? जो हमें मैनिपुलेट करता है और दूसरों के सामने हमारी जो इमेज है मतलब उसे नीचा करता रहता है, उसके बाद जो ए कि नेबर हु लव स्पीकिंग ऑफ फाइट ओवर ट्रिवियल इशू, और ए फैमिली मेंबर हु कीप्स लिमिटिंग आवर पास्ट मिस्टेक। या अगर हम इसको नहीं पढ़ते, इतने जितना भी उसने एग्जांपल दिया है, अगर हम उसके इस पॉइंट को नहीं पढ़ते, ये पॉइंट को, क्या फर्क पड़ जाता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा टाइम सेव कर देता। जैसे ही उसने नार्सिसिस्ट बॉस बोल दिया, बॉस के बोलने के बाद चार तरीके का एग्जाम्पल दे रहा है, वो उसी बात को तो रिफर कर रहा है। सही है, सुनो। क्या जो तुमने अभी चार पांच एग्जाम्पल जो कॉमा कॉमा लगा लगा के पढ़ा, क्या कुछ फर्क पड़ गया क्या साहित्य तुम्हारे क्रक्स में? कुछ फर्क पड़ गया क्या? से यस और नो, नैन्सी? बट क्लैट में बच्चे ये पांचों पॉइंट रीड बड़े मजे से रीड करते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ स्कीम करते हैं, इस पॉइंट को हम रीड ही, जहां हमको देखा बार बार कॉमा आ रहा है, हम समझ जाते हैं कि एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। और सब एग्जाम्पल का मतलब वही आएगा कि एक आदमी खुद को प्रिविलेज दिखा रहा है और सामने वाले को डोमिनेट कर रहा है, सामने को नीचा दिखा रहा है। बात खत्म। क्यों पढ़ेंगे बार बार? यहाँ पे 10 एग्जाम्पल और दे देता है यार किशन कांत, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता? हम रीडिंग में क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम रीडिंग में पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें कुछ नया मिले। हम एट द एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कंपटीशन वेयर वी आर लर्निंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सेव आवर टाइम एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। सही है, सुनो भविष्य, यू आर ए ड्रॉपर राइट? तो क्या तुम एक ही चीज को, मैं कहूं कि भाविश तुम अच्छे हो, फिर भाविश तुम बहुत सुंदर हो, भाविश तुम बहुत खूबसूरत हो, भाविश तुम हैंडसम हो, ये पांच तरीके का मैं तुम्हारे ऊपर एडजेक्टिव दे दूं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला जब मैंने तुमको एक ही बार कर दिया कि भाविश एक अच्छा लड़का है और वो दिखने में अच्छा लगता है? हमें समझ में आ गया ना क्रक्स? उसके बाद हम 10 एग्जाम्पल दे देकर बता कि भाविश क्यों अच्छा है, क्या है उससे मुझे क्या, मेरी पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा? यही तुमको कंपटीशन का इसेंस समझ में आता है साहित्य, कि कंपटीशन में जानबूझकर 5-6 लाइन ऐड किया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। उससे ना आंसर निकलने वाला है, उससे ना मेरा थॉट बदलने वाला है और ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब भी वो दिया जाता है ताकि तुम उसको रीड कर कर अपने आप को एग्जॉस्ट फील करो। समय तनुजा, समझ में आया कैसे रीड करते हैं? कैसे रीड करते हैं? तो अगर हमने पहली बार जब से रीड किया तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था आखिरी के 4-5 लाइन में, तो अब हमको लिखना है पहले पैरा का समरी। व्हाट आई हैव टू डू नाउ? आई हैव टू डू द समरी ऑफ फर्स्ट पैरा, इसी का हमको बस समरी लिखना है। अब लिखना स्टार्ट करो। इस समरी को हमको सिर्फ तुम लोग 2 से 3 लाइन में लिख कर दिखाओ, सिर्फ 2 से 3 लाइन। इतना अच्छा लिखो 2 से 3 लाइन में कि हमको पूरा क्रक्स समझ में आ जाए कि ये जो तुमको 100 वर्ड तुमको यहां से यहां तक दिख रहा है लंबा चौड़ा, उसको साहित्य ने 2 लाइन में कवर कर लिया। मुझे लिख कर दिखाओ, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ा, बांग्ला, भोजपुरी, इंग्लिश, जिसमें लिखना है लिख कर दिखाओ। वट एवर यू वॉन्टेड टू गो, बट मुझे लिख कर बताओ और सुनाओ तुमने क्या लिखा। मैं भी देखो तुम्हारी इंग्लिश कैसे नहीं ठीक होती है भाई। अब ऊपर क्या देख रहे हो नैन्सी? ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, छापना है क्या? तुमको क्रक्स पता है? डोंट डोंट लुक।
डन, डन, लिख लिए, डन, परफेक्ट। चलो वन बाय वन मुझे बताओ। श्लेषा बताओ तुमने क्या लिखा, टेल मी। Sir, we all know that stress is bad for our mental and physical health, and हम्म, so we हम्म, try to be positive and calm. हम्म। However, there may be persons in our life who try to क्या बोलते हैं, who try to make our stress work, such as a narcissistic boss or a relative who spreads false information about us. इट्स नॉट अ समरी, Okay. इट इज जस्ट अ थिंग written in the passage. You just restated the fact, you just restated the sentence and you wrote it down. ये समरी नहीं है। ये तुमने क्या लिखा, जो पैसेज में बात कही गई थी, तुम उसको राम आम खाता को तुमने लिखा है आम राम खाता है। ये समरी नहीं है, ये रीस्टेटमेंट है। गलती समझ में आया? एफर्ट्स 100%, बट क्या तुमने समरी लिखा? नहीं। ठीक है, समरी का मतलब क्रक्स क्या है, समझी क्या। ठीक है, अनुजा का आया है मैसेज, फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट इज बैड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, being aware we try to have an optimistic mindset, however we encounter some personality who prove to be an obstacle or power to reduce stress. समरी। देखो अनुजा ने क्या लिखा, देखो मैं एवरीवन पे लिखता हूं, रीड करो। तुमको समझ में आ रहा है कि जो पैसेज का पहला पैराग्राफ बोलना चाहता था उसी बात को इसने लिखा है। रीड करो सब लोगों ने। कहीं पर भी कोई बॉस का नाम आया, कोई एग्जाम्पल का नाम आया, कोई कोई पैसेज का लिखा हुआ लाइन को कॉपी पेस्ट की, या कुछ भी रीस्टेटमेंट लिख दी कि राम आम खाता को आम राम खाता है, नहीं लिखी। ये उसका मतलब लिखी कि वो इतने बड़े लाइन का मतलब क्या है। साहित्य तुमने क्या लिखा था बेटा? सर लगभग वही लिखा था जो श्लेषा ने लिखा था। रीड करो। Main effect of stress on our main effect of stress is on our physical and mental health. But knowing this, we try to go through changes. But there is one person in our life who makes it difficult. Again, there is one person is not the right way, right? That's not a summary. You again refer to the passage, right? What तुम जहां उसको डिनोट कर दिए पैसेज से, मतलब तुम समरी नहीं लिख रहे हो, तुम रीसेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दिए। कोई बात नहीं, Yes. वेल डन। सुहानी गुप्ता का मैसेज आ गया, द पैसेज टॉक अबाउट आवर स्ट्रेस लाइफ एंड हाउ द पीपल पुट प्रॉब्लम इनटू इट, इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। ट्रू, बट इसने ये नहीं बोला कि रिएक्ट कैसे करना चाहिए। तुमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया, अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया है। क्लियर? कि रिएक्ट कैसे करना चाहिए उसने बताया कि लोग अपना करते हैं, अभी तक पैसेज नहीं बताया कि किस तरह से हमें क्या पैसेज ने कहीं अभी सजेशन दिया है क्या कि व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू फोकस? नहीं ना, तो फिर अपने से नहीं करना है। डन यहाँ तक? डन, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मायरा का आया है, फीलिंग स्ट्रेस इज बैड फॉर आवर हेल्थ एंड वी शुड वर्क टू इंप्रूव इट, बट इन द प्रोसेस वी मीट मेनी पीपल हु डोंट लेट अस फील पीसफुल। फेयर इनफ, फेयर इनफ, गुड। मोक्षा का आया है, नहीं अभी तक नहीं आया है, पुराना आंसर है। भाभी का आया, स्ट्रेस इज बैड फॉर हेल्थ, वी ट्राई टू डील विथ इट बट सम पर्सन ट्राई टू मेक अस फील वर्स्ट। वेरी गुड। साइसना, वी आर ऑफन एडवाइज नॉट टू टेक स्ट्रेस। कहां पर ये बोला गया है पैसेज में अभी तक कि हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि स्ट्रेस नहीं लेना है? वेन दैट काइंड ऑफ वर्ड कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, टेल मी किसका ये आंसर है? सुहानी अरोड़ा। सुहानी एडमिट बेटा, पैसेज की किस लाइन से तुम्हें एडवाइस दिख रहा है कि ऑथर ने एडवाइस दिया है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? सुहानी, रीड दैट लाइन कि यहां से तुमको लगा कि पैसेज ने सलाह दिया है तुम्हें, कि पैसेज सलाहकार बना हुआ है, तुम्हें सलाह दे रहा है पैसेज। टेल मी। नहीं सर, सलाह नहीं, इसको करेक्ट करके वी ऑफन रियलाइज कर सकते हैं। समझ में आया बात? हाँ ठीक है। जहां पर तुम, ऑथर ने कहीं सलाह की बात नहीं की है, ऑथर ने जैसा हम फील करते हैं अपने लाइफ में, मायरा नैन्सी, उसकी बात की है। समझ में आ रहा है बात? हाउ यस वी सर। एक्चुअली फील, हाउ वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग जो हमें ऑथर बताने की बात कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर वो बात? डन। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने, दैट वाज माय टाइम, आज के लिए इतना ही, जहां पर मैंने तुमको इंटरेस्ट ज्यादा ना दिखाया। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि तुमको मैं इंटरेस्ट जगाऊं। मजा आया? अभी सेकंड पैरा पे बात करना बाकी है मेरे दोस्त, और फिर पूरे पैसेज का समरी लिखना बाकी है। क्लियर हो बात? पूरे पैसेज का समरी, सुहानी रीड कर लिया, पूरे पैसेज का समरी लिखना बाकी है। तनुजा तुम्हारा मैसेज नहीं आया,
भीषण कांत तुम्हारा मैसेज आया क्या? लेट मी चेक। सुहानी, नैन्सी तुम्हारा आया, गुड। निष्ठा तुम्हारा आ गया। बेटा भीषण, मायरा तुम्हारा आया आंसर? हाँ ठीक है। और किसका आंसर नहीं आया? तनुजा शर्मा, आपका आंसर नहीं आया। बेटा अनामिका, आपका आंसर नहीं आया। आई एम टेलिंग यू, और बाकी लोग, अगर आप इस जगह में हैं तो यू हैव टू बी इंटरेक्टिव, यू हैव टू पार्टिसिपेट। मैं मान सकता हूं अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, थोड़ा डर लग रहा है। मैं आपको 15 दिन में आप आपके लाइफ में कोई डर नाम की चीज नहीं रहेगी। ये जगह आपको इतना काबिल बना देगा कि आप मेहनत करना और खुद को पुश करना जानने लगेंगे। और आप देख रहे हो कि कैसे हमारा ध्यान है हर एक बच्चे पर। क्यों हम एक क्लासरूम में 20 से 25 बच्चे रखते हैं? ताकि हम हर को पढ़ा सकें। क्योंकि पैसे सबके लगने वाले हैं, सपना सबका है, सिलेक्शन सबको चाहिए, है ना? तो हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। ये नहीं होगा इस जगह पर। ठीक है? तो अभी आपके साइड से क्या होना चाहिए कि आप अपने साइड से कल के लिए रेडी रहें। आपको कल का मैं रीडिंग भेज दूंगा, ठीक? उसको तैयार कर कर आना है, फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है?